अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स को। इसमें जो आउटलाइंस हम डिस्कस करेंगे वो हैं, उनमें सबसे पहले हम वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ जी की बात करेंगे। सेकेंडली हम डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स में हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है। फिर हम डिस्कस करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम को, जो कि जीसीडी फाइंड करने के लिए कॉमनली यूज़ होता है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है इंटीजर की। और फिर एंड पे हम आइलर 5 फंक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि काउंट करता है कि किसी नंबर के उससे छोटे रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स कितने होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ जी की बात करने लगे कि इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी पॉजिटिव, देयर इज सम एलिमेंट m बिलोंग टू a such that m is less than or equal to a for all a belong to a। अच्छा, पहले तो देखिए कि ये जो m है इसको हम मिनिमल एलिमेंट कहते हैं a का। एक मिनिमल एलिमेंट जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि छोटा एलिमेंट है। a के तमाम एलिमेंट्स में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो उसका मिनिमल एलिमेंट है। यानी m एक ऐसा एलिमेंट जो a के तमाम एलिमेंट्स से स्मॉलर हो या उनके इक्वल हो, उसको हम कहेंगे कि दैट इज द मिनिमल एलिमेंट ऑफ a। आइए पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट A है और इसके एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15, 2, 0, बल्कि चूंकि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए 0 को डिस्कस नहीं कर रहे। 3, 9, 59, 63, कोई भी और सेट लिया जा सकता है। तो इसमें देखिए कि ये जो 2 है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी तमाम एलिमेंट्स से स्मॉलर है या उनके इक्वल है। तो ये जो 2 है इसको हम कहेंगे कि दिस इज द मिनिमल एलिमेंट ऑफ ए। तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि सेट जी का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ए लिया जाए तो उस ए में मिनिमल एलिमेंट लाजमी पाया जाता है। यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लिया जाए तो उसमें एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मौजूद होता है जो उस सेट ए के बाकी तमाम एलिमेंट से स्मॉलर होता है या उनके इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं डिवीजन की कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है। डेफिनेशन देखिए कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स with a is not equal to 0, ये ज़रूरी है। We say that a divides b if there is an element c in z, there is an integer c such that b is equal to ac। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 जो है वो 15 को डिवाइड करता है, लेकिन 5 13 को डिवाइड नहीं करता। ये डिविजिबिलिटी की नोटेशन है, जैसा कि नीचे लिखा गया हो कि अगर ए बी को डिवाइड करे तो हम ये लिखेंगे कि ए डिवाइड्स बी, और अगर ए बी को डिवाइड ना करे तो हम ये लिखेंगे कि ए डज नॉट डिवाइड बी। अच्छा, 5 15 को क्यों डिवाइड करता है? क्योंकि हम लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 5 टाइम एन इंटीजर। हमें यहाँ एक इंटीजर मिलता है कि हम उसे 5 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 15 में आ जाए, जो कि 3 है। जबकि 13 को 5 इसलिए डिवाइड नहीं करता क्योंकि हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 13 इज इक्वल टू 5 टाइम एन इंटीजर। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं मिलता कि जिसे 5 से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 13 आ जाए। तो दोबारा देख लीजिए कि अगर ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो सेट जी का तो हम ये कहते हैं कि ए बी को डिवाइड करता है। अगर जी में एक और एलिमेंट सी ऐसा मौजूद हो कि हम ये लिख सकें कि बी इज इक्वल टू ए सी। कुछ और एग्जाम्पल देखिए कि 2 डिवाइड करता है 20 को। क्यों? क्योंकि 20 कैन बी रिटन एज 2 टाइम एन इंटीजर 10। या फिर आप ये और तरह से देखिए कि 20 डिवाइडेड बाई 2 ये एक इंटीजर मिलता है। हम ये कहते हैं ना कि 2 20 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 20 over 2 करने से हमें एक इंटीजर मिल रहा है। तो यही इसका मतलब है कि 20 इज इक्वल टू 2 टाइम 10। अगर ऐसा ना हो तो हम ये कहते हैं कि ए बी को डिवाइड नहीं करता, और डिवाइड ना करने की नोटेशन ये है। नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि एक तो ये डिवाइजर है, फिर ये कॉमन डिवाइजर है, और फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। फॉर एग्जांपल हम एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल से पहले इसको समझते हैं कि हमारे पास 2 नंबर हैं। फॉर एग्जांपल ए है 12 और बी है 16। ज़रा इनके डिवाइजर्स मालूम करते हैं। व्हाट इज
डिवाइजर ऑफ ए, डिवाइजर्स ऑफ ए यानी ए के तमाम डिवाइजर्स, पॉजिटिव डिवाइजर्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो एक तो 1 है जो इसको डिवाइड करता है। डिवाइजर से मुराद एक ऐसा नंबर जो 12 को डिवाइड करता है। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं ए के। इसी तरह पॉजिटिव डिवाइजर्स मालूम करते हैं बी के, डिवाइजर्स ऑफ बी। तो 16 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 करता है, 2 है, 4 है, 8 है और फिर 16 खुद है। तो अब ये ए के भी हमने डिवाइजर्स फाइंड कर लिए, बी के डिवाइजर्स अलग से फाइंड कर लिए। अब जरा इनके कॉमन डिवाइजर्स देखिए कौन कौन से हैं। कॉमन डिवाइजर्स ऑफ ए एंड बी, तो वो हैं हमारे पास 1, 2 एंड 4। यानी ये ऐसे इंटीजर्स हैं जो ए को भी डिवाइड करते हैं और बी को भी डिवाइड करते हैं। ओके, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होने के लिए पहले तो उसे कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। अब इनमें देखिए कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है। सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो कॉमन डिवाइजर्स में जो सबसे बड़ा है वो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा जो कि 4 है। यानी कॉमन डिवाइजर्स में जो सबसे बड़ा डिवाइजर है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाता है। आइए अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, ये जो मैंने लिखा है z-0, इसका मतलब ये है कि ए और बी इंटीजर्स हो सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकते। तो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं। देयर इज़ अ यूनिक पॉजिटिव इंटीजर d called the greatest common divisor of a and b और सिंपली GCD ऑफ ए एंड बी, हम इसे GCD लिखेंगे। अब क्या क्या कंडीशंस उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए कि D जो हो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो, तो फिर वो दोनों को डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा और B को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब यह है कि D इज़ अ कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B। और सेकंड ये है कि वो चूंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, यानी कॉमन डिवाइजर्स में सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ E इज़ एन अदर इंटीजर विच डिवाइड्स A एंड E डिवाइड्स B, देन E मस्ट डिवाइड D। या फिर यहाँ इसको हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं कि E शुड बी लेस देन और इक्वल टू D। कि D जो है वो कॉमन डिवाइजर है, तो D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तब होगा अगर कोई और कॉमन डिवाइजर भी हो तो वो उससे बड़ा हो। जैसे यहाँ देखिए कि इन दो कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि E इज़ अ कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B। चूंकि D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो ज़रूरी ये है कि D इस कॉमन डिवाइजर E से भी बड़ा हो। ओके, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B को हम इस नोटेशन से मेंशन करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाकर उसमें वो दोनों नंबर लिख देंगे। यानी ये जो पहले हमने लिखा है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 12 एंड 16, तो इसी को हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं कि GCD ऑफ 12 एंड 16 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो ये अंडरस्टूड होगा कि अलजबरा में ये इंटरवल के लिए यूज़ नहीं होती अलामत, बल्कि GCD के लिए कॉमनली यूज़ होती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका GCD 1 हो, हम ये कहते हैं कि वो दोनों रिलेटिवली प्राइम हैं या फिर उनको को प्राइम भी कहा जाता है। जैसे 5 और 7 जो हैं, इन दोनों का GCD 1 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 एंड 7 आर रिलेटिवली प्राइम, यानी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम है। इसी तरह 12 और 7 इन दोनों का GCD भी 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 एंड 7 आर रिलेटिवली प्राइम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसा कि नाम से लग रहा है, एक तो ये मल्टीपल है, जिन भी दो नंबर्स के हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना चाह रहे हैं, पहले उसे उन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, और फिर मल्टीपल्स में सबसे छोटा होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, डेफिनेशन देखते हैं कि इफ़ A एंड B आर नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, देयर इज़ अ यूनिक पॉजिटिव इंटीजर L called the least common multiple of A and B और simply LCM of A and B। अब LCM किन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए? पहली तो ये है कि A डिवाइड करे L को और B भी डिवाइड करे L को। इसका मतलब ये है कि L उन दोनों का कॉमन मल्टीपल है,
एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर कि जब हम ये लिखते हैं ना कि a डिवाइड्स b, इसे हम पढ़ते हैं कि a डिवाइड्स b, या फिर ये पढ़ते हैं कि a इज अ डिवाइजर ऑफ b, या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि b इज अ मल्टीपल ऑफ a। तो यहां जो दोनों लिखे गए हैं कि a डिवाइड्स l यानी l इज अ मल्टीपल ऑफ a एंड b डिवाइड्स l यानी l इज अ मल्टीपल ऑफ b, तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि l इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। अब चूंकि ये कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा है, यानी अगर कोई और भी कॉमन मल्टीपल है तो l को उससे कम होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। तो सेकंड ये है कि इफ a डिवाइड्स m एंड b डिवाइड्स m, यानी अगर m कोई और मल्टीपल है जो a का भी मल्टीपल है और b का भी मल्टीपल हो, तो उसे l का भी मल्टीपल होना चाहिए, यानी l डिवाइड m, या फिर यूं लिख सकते हैं कि l मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू m। दोबारा देख लें कि b में ये कहा गया कि अगर m कोई और ऐसा इंटीजर है जो a का मल्टीपल है और वो b का भी मल्टीपल है, तो चूंकि l लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा है, तो जरूरी है कि l शुड बी लेस देन और इक्वल टू m। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हम ये क्लोज ब्रैकेट का सिंबल यूज करते हैं। अच्छा, अब इन लीस्ट कॉमन मल्टीपल और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का आपस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है कि अगर आपको इन दोनों में से कोई एक पता हो, a और b पता हो, उन दोनों का जीसीडी पता हो, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बड़ी आसानी से फाइंड किया जा सकता है। रिलेशन बिटवीन a b, GCD of a b and LCM of a b is कि उन दोनों का प्रोडक्ट, जिन दो नंबर का GCD और LCM के हम डिस्कस कर रहे हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों का GCD मल्टीप्लाई विद देयर LCM। जिन भी दो नंबर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, उन दो नंबर्स का अपना प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड एलसीएम। अब ये टोटल 4 वैल्यूज हैं, अगर हमें इन चारों में से कोई सी 3 वैल्यूज मालूम हो तो हम चौथी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिथम है कि हम आम तौर पर डिवाइड करते हुए इसको यूज करते रहे हैं छोटी क्लासेस में भी। जैसे देखें, आपके पास अगर नंबर है 2 एंड 9, आप 9 को 2 पर डिवाइड कर देते हैं तो लिखते हैं 2 4 8 और एंड पे बच जाता है 1। तो हम यूं लिखते हैं कि 9 इज इक्वल टू 2 टाइम 4 प्लस 1। यहाँ ये जो 4 है इसको कोशेंट कहा जाता है, 1 को रिमाइंडर कहा जाता है। और ये जो रिमाइंडर है ये ज़रूरी है कि कोशेंट डिवाइजर से कम हो। 2 को डिवाइजर कहा जाता है और 9 को डिवाइडेंड कहा जाता है। तो ये जो रिमाइंडर है 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिवाइजर। ओके, तो इसी को ज़रा डेफिनेशन की फॉर्म में यूं बयान किया गया कि इफ़ a एंड b आर नॉन ज़ीरो इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक q एंड r belong to z, mean both are integers, such that a is equal to qb plus r and 0 is less than or equal to r is less than or equal to mod of b। कि अगर b नेगेटिव भी है तो तब भी r रिमाइंडर जो है वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 0 या 0 से बड़ा हो और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b से कम हो। यहाँ q को कोशेंट और r को रिमाइंडर कहा जाता है। अगर r 0 के इक्वल हो तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि a इज इक्वल टू क्यू बी, यानी यहाँ से ये पता चलता है कि b डिवाइड करता है a को, आल्सो q डिवाइड a। नेक्स्ट है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन एल्गोरिथम बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जीसीडी फाइंड करने के लिए एक प्रोसीजर है। कैसे हम ये जीसीडी फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास a और b कोई से दो नॉन जीरो इंटीजर्स हों तो उनका जीसीडी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इनमें से देखते हैं कि छोटे वाला नंबर कौन सा है, a छोटा है या फिर b छोटा है।
अगर तो a बड़ा हो और b छोटा हो तो b को a पर डिवाइड कर दें, और डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्यू नॉट बी प्लस आर नॉट। अब आर नॉट जो है ये एक ऐसा नंबर है जो 0 या 0 से बड़ा है और स्मॉलर है मॉड ऑफ b से। इसी तरह अब हमारे पास दो नए नंबर आ गए हैं, b और आर नॉट। ओके, तो b को लिखें b इज इक्वल टू क्यू वन आर नॉट, यानी b को आर नॉट पर डिवाइड कर दिया जाए तो फिर यहाँ से नए क्वोशंट और नए रिमाइंडर मिलेंगे, यानी Q1 और R1 उन्हें कह देते हैं। अब R1 और R0 जो हैं इन दोनों का दरमियान रिलेशन ये है कि R1 विल बी लेस देन मॉड ऑफ R1, यानी यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो R1 है और क्वोशंट Q1 है, डिवाइजर R0 है और डिवाइडेंड B है। सो R0 इज इक्वल टू Q0 R1 प्लस R2, और इस तरह से ये प्रोसीजर चलता जाएगा। यानी हमने कई मरतबा यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ किया और एट द एंड हमारे पास ये इक्वेशन बनी कि रिमाइंडर 0 हो गया। हर मरतबा रिमाइंडर पहले से कुछ कम होता चला जाएगा। तो आखिर में जब ऐसा हो कि Rn माइनस 1 इक्वल Qn प्लस 1 Rn प्लस 0 हो, तो ये जो 0 से ऊपर वाला नंबर होगा ना Rn, यही हमारा GCD होगा, where Rn is the last non-zero divisor, then Rn is equal to GCD of A and B। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल हम दो नंबर लेते हैं, उनमें एक है A जो कि इक्वल है 57970, और एक दूसरा नंबर लेते हैं B जो कि इक्वल है 10353। अब देखें B जो है वो A से स्मॉलर है, A है 57,970 और B है 10,353। तो A को B पर डिवाइड कर देते हैं। सो A 57970, कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि 10353 मल्टीप्लाई विद 5 और कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, वो होगा 6205। ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं इजीली। तो अब क्या करेंगे, 10353 इसको हम डिवाइड करेंगे 6205 पर। जब हम इस पर डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा 4148। सो 4148। तो अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बना। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता तब तक हम ये प्रोसीजर अडॉप्ट करते रहेंगे। सो अब हम ये करते हैं कि 6205 को डिवाइड कर देते हैं 4148 पर। तो जब हम 4148 पर डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिमाइंडर यहाँ से मिलेगा 2057। सो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। सो 4148 को हम डिवाइड करेंगे 2057 पर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर मिलेगा, बल्कि सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हम 2 से कर सकते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर होगा 34। तो आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर बतदरीज कम हो रहा है। 2057 को हम डिवाइड करने वाले हैं 34 पर। तो 34 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 से और जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो यहाँ से 17 होगा। ओके, नेक्स्ट 34 को 17 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। तो 17 2s are 34, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि GCD ऑफ A एंड B दैट इज इक्वल टू 17। जैसा कि हमने एल्गोरिथम में देखा कि 0 से ऊपर वाला जो नंबर है ना वो हमारा GCD होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बिजोर्ट्स आइडेंटिटी। बिजोर्ट आइडेंटिटी हमें ये बताता है कि अगर हम दो नंबर्स का, दो इंटीजर नॉन ज़ीरो इंटीजर्स का GCD फाइंड कर लें, A और B का GCD इक्वल होगा लीनियर कम्बिनेशन ऑफ A एंड B। यानी यहाँ पर कोई ऐसे दो इंटीजर्स आपको मिल सकते हैं x और y कि आप लिख सकेंगे AX प्लस BY इक्वल है GCD ऑफ A एंड B। जैसा कि अभी हमने GCD फाइंड किया A और B का जो कि 17 था, तो 17 को इक्वल लिखा जा सकता है सम AX
प्लस बी वाई। अब ये एक अलग से प्रोसीजर है कि एक्स और वाई फाइंड कैसे किए जाएं। आइए हम ज़रा इनको भी सीखते हैं कि यहाँ से जीसीडी को, ए और बी के जीसीडी को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी कैसे लिखा जा सकता है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बैकवर्ड। जो हमने पहले डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से जीसीडी फाइंड किया है, अब हम उससे बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएंगे। देखें 17 किसके इक्वल है, इस इक्वेशन से देखिए 17 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2057 माइनस 60 टाइम 34। ओके, अब इस 34 को देखिए कि इससे ऊपर वाली इक्वेशन से 34 की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि 17 इज इक्वल टू 2057 माइनस 60 टाइम, अब 34 उस इक्वेशन में देखा जाए तो वो इक्वल है 4148 माइनस 2 टाइम 2057। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 17 इज इक्वल टू 2057 माइनस 60 टाइम 4148 और प्लस 120 टाइम 2057। या फिर हम लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू 120 टाइम 2057 एंड 1 टाइम 2057, सो 121 टाइम 2057 माइनस 60 टाइम 4148। अच्छा, अब इससे ऊपर चलें, हम 34 तक पहले गए थे, अब 34 से भी ऊपर वाली इक्वेशन को देखें। 2057 किसके इक्वल है, सो 2057 इक्वल है 6205 माइनस 1 टाइम 4148। तो 2057 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। 17 इक्वल होगा 121 इंटू 2057 जो कि है 6205 माइनस 1 टाइम 4148 एंड माइनस 60 इंटू 4148। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें। 17 इक्वल है 121 टाइम 6205 माइनस 121 टाइम 4148 एंड माइनस 60 टाइम 4148। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें। 121 टाइम 6205 एंड माइनस 121 टाइम 4148 एंड माइनस 60 टाइम 4148, तो ये बन जाएगा माइनस 181 टाइम 4148। तो अब उससे ऊपर वाली इक्वेशन में चलते हैं दोबारा से। 4148 ये जो कि इक्वल है 10353 माइनस 6205, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 17 इक्वल होगा 121 टाइम 6205 माइनस 181 टाइम 4148 जो कि है 10353 माइनस 1 टाइम 6205। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी बनने जा रहा है। ये इक्वल होगा 121 टाइम 6205 माइनस 181 टाइम 10353 एंड प्लस 181 टाइम 6205। सो 6205 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मिलाते हैं। 181 और 121 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 302 टाइम 6205 माइनस 181 टाइम 10353। ओके, तो इसके बाद अब हमने वैल्यू पुट करनी है 6205 की। नेक्स्ट इक्वेशन में चलेंगे। सो 302 17 इक्वल है 302 और 6205 की हम यहाँ जगह छोड़ देते हैं। माइनस 181 इंटू 10353। ओके, ऊपर इक्वेशन देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, फर्स्ट इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि 6205 इक्वल है 57970 माइनस 5 टाइम 10353 है। ओके, तो अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। सो 302 टाइम 57970 माइनस 302 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 15 10 10353
और -181 इंटू 10353। सो 17 को अब हम लिख सकते हैं 302 इंटू 57970 -1510 और 181 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 18 एंड 19 1691 इंटू 10353। ओके, तो हमें तो लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है जीसीडी को। तो देखिए जीसीडी को हमने लिखा, जीसीडी इज इक्वल टू ए जो कि 57970 है इंटू एक्स जो कि अब 302 है प्लस बी 10353, बल्कि हम इसके साथ ब्रैकेट नहीं लगा देते। एंड मल्टीप्लाई विद -1691। तो ये है हमारे पास जीसीडी ऑफ ए एंड बी, दैट इज इक्वल टू ए टाइम एक्स जबकि हमारे पास 302 है प्लस बी टाइम वाई, और वाई है हमारे पास -1691। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के जीसीडी को उन दोनों नंबर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो वापस इस तरफ आते हैं। ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज भी यही है कि फॉर ए इक्वल 57970 एंड बी इक्वल 10353 डिटरमिन देयर जीसीडी एलसीएम एंड राइट देयर जीसीडी इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई फॉर सम इंटीजर्स x एंड y। अच्छा, अब हमने जीसीडी भी फाइंड कर लिया जो कि 17 था। हमने उनको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख लिया, ए और बी हमारे पास पहले से गिवन है। तो एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम वही रूल यूज़ करेंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई जीसीडी ए एंड बी। जो पहले हमने रिलेशन देखा कि इन दोनों के दरमियान ये होता है कि एलसीएम को जीसीडी से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिलता है वो ए को बी से मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल ए बी डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है उसे 17 से डिवाइड कर दें तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर जो है ये बाय डेफिनेशन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एन इंटीजर p which is greater than 1, this is called prime if and only if the only positive divisors of p are 1 and p itself। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो डिवाइजर्स हों, बल्कि ऐसे इंटीजर्स जो ग्रेटर देन 1 हैं और जिनके सिर्फ दो डिवाइजर हैं, यानी जिनको सिर्फ दो नंबर ही डिवाइड करते हैं, एक 1 डिवाइड करता है और एक p डिवाइड करता है। अब देखें हर नंबर को 1 और p डिवाइड करते हैं, लेकिन प्राइम वो नंबर होते हैं जिनको सिर्फ यही दो डिवाइड करते हैं, इनके अलावा और कोई उनका डिवाइजर नहीं होता। और उसके अलावा ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर देन 1 हो और प्राइम ना हो उनको कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए नीचे कुछ प्राइम लिखे गए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये प्राइम्स हैं। इस तरह से ये चलते रह जाते हैं। और साथ में हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो प्राइम्स हैं ये फाइनाइटली मैनी नहीं बल्कि इन्फिनिटली मैनी है। इसका प्रॉपर एक प्रूफ भी है, नंबर थ्योरी में हम ये डिस्कस करते हैं। जबकि ये वाले जो नंबर हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 एंड सो ऑन, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे नंबर लिखे गए हैं 4, 6, 8, 9, 10, इनके दो डिवाइज़र, एक ये खुद और एक 1 है, लेकिन इनके अलावा भी इनके कुछ डिवाइजर्स हैं। जैसे 4 को 2 भी डिवाइड करता है, 6 को भी 2 डिवाइड करता है, 8 को भी 2 डिवाइड करता है, 9 को 3 डिवाइड करता है, 10 को 5 डिवाइड करता है एंड सो ऑन। जबकि ये जो ऊपर नंबर लिखे गए हैं इनके सिर्फ दो ही डिवाइजर हैं, एक वो खुद और एक 1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें ये बताता है कि हर पॉजिटिव इंटीजर की प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। देखिए कैसे। If n is an integer and n is greater than 1, then n can be factored uniquely into the product of primes। कि n को product of primes में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ हम एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1092। तो 1092 को आप प्राइम फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 2 6 are 12। फिर 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 2 are 4, 2 7 are 14 एंड 2 3 are 6। और फिर हम ये देखते हैं कि ये किस नंबर पर डिवाइड होता है। तो आई थिंक ये किसी नंबर पर भी डिवाइड नहीं होता, 3 पर हो जाता है, सॉरी। 3 9s are 27 एंड 3 1s are 3। और ये 91 भी
एक नंबर से डिवाइड हो जाता है, 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो ये अब हम 1092 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 13, या फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1092 इक्वल है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, यानी हमने 1092 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा है। और वो प्राइम कौन कौन से हैं, उनमें एक प्राइम 2 है, एक 3 है, एक 7 है और एक 13 है, जबकि 2 की पावर 2 है, 3 पावर 1 है, 7 पावर 1 है और 13 पावर 1 है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में भी यही कहा गया है कि इफ दे यानी किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, यानी इसका मतलब क्या है कि देयर आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स p1 p2 p3 अप टू सो ऑन ps and positive integers alpha 1 alpha 2 up to so on alpha s such that n can be written as product of p1 power alpha 1 p2 power alpha 2 p3 power alpha 3 and up to so on ps power alpha s। ये जो नंबर्स हैं p1 p2 p3 p4 एंड अप टू सो ऑन ps, ये सारे प्राइम्स हैं, जबकि उनकी जो पावर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर भी मेंशन किया। एक प्राइम 2 है, ये हमारे पास p1 है, फिर p2 है हमारे पास 3, p3 इक्वल है 7 और p4 इक्वल है 13, और उनकी जो पावर्स हैं उनको हमने अल्फ़ा कहा है। अल्फ़ा 1 इक्वल है 2, अल्फ़ा 2 इक्वल है 1, अल्फ़ा 3 इक्वल है 1 और अल्फ़ा 4 भी इक्वल है 1 के। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होती है। यूनिक किस सेंस में कि अगर हम उसी नंबर की कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, किसी भी तरह से हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी करें और उसमें प्राइम आगे पीछे ही होंगे, उसके अलावा उनमें और कोई फ़र्क नहीं होगा। यानी अगर हम द फैक्टराइजेशन इज यूनिक इन द सेंस दैट इफ q1 q2 q3 up to so on q2 are any distinct primes and beta 1 beta 2 up to so on beta t positive integers such that n is equal to q1 power beta 1 q2 power beta 2 up to so on qt power beta t, तो ज़रूरी है कि उन प्राइम्स की तादाद बराबर होगी। यानी ऊपर देखें कि ऊपर जो प्राइम्स थे उनकी तादाद s थी और यहाँ जो प्राइम्स हैं वो t हैं, तो ये दो डिफरेंट नहीं हो सकते, बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम्स की तादाद हमेशा बराबर रहती है। यानी देन s इज इक्वल टू t एंड इफ वी अरेंज द टू सेट्स ऑफ प्राइम्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर इस सेंस में कह लें कि जो छोटा प्राइम है वो पहले लिखें, फिर उसके बाद उससे बड़ा प्राइम लिखें, फिर उससे बड़ा प्राइम लिखें एंड सो ऑन, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमने लिखा है, 2 फिर 3 फिर 7 फिर 13। अगर हम उन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशंस को इस तरह से अरेंज कर लें कि सबसे पहले छोटा प्राइम, फिर उससे बड़ा प्राइम एंड सो ऑन, तो हम ये देखेंगे कि हर रिस्पेक्टिव प्राइम्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। यानी p1 इक्वल होगा q1 के, p2 इक्वल होगा q2, p3 इक्वल होगा q3 एंड अप टू सो ऑन ps इक्वल होगा qs के, या qt इक्वल होगा pt के। और उनकी जो पावर्स हैं वो भी सेम होंगी। अल्फ़ा 1 इक्वल होगा बीटा 1, अल्फ़ा 2 इक्वल होगा बीटा 2 एंड अप टू सो ऑन अल्फ़ा s इक्वल होगा बीटा s। तो इस थ्योरम में बताने का असल मकसद ये था कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 1092 की, वो सिर्फ यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। 1092 की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम है वो यही है। हाँ, इनकी जगह को बदल कर हम लिख सकते हैं। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, 3 पावर 1 2 पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 13 पावर 1 मल्टीप्लाई विथ 7 पावर 1। तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये दो मुख्तलिफ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, बल्कि ये एक जैसी ही हैं। तो इस सेंस में हम ये कह रहे हैं कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम देखा वो जीसीडी फाइंड करने के लिए ही था, लेकिन यहाँ एक और तरीका भी है कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें किसी नंबर की, तो उसकी मदद से भी हम जीसीडी और एलसीएम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। a की प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 पावर अल्फा 1 p2 पावर अल्फा 2 अप टू सो ऑन ps पावर अल्फा s, और दूसरा इंटीजर जो b है उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 पावर बीटा 1 p2 पावर बीटा 2 अप टू सो ऑन pt पावर बीटा t। तो यहाँ से जो जीसीडी ऑफ a एंड b है वो इक्वल होगा p1 पावर अल्फा 1 और बीटा 1 में से जो मिनिमम है वो लिखी जाए।
देखें ना, ये P1 पावर अल्फ़ा 1 है और यहाँ P2 पावर बीटा 1 है, सॉरी P1 पावर बीटा 1 है। तो इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होगा वो ऊपर लिख दिया जाए P1 की पावर में, इसी तरह फिर P2 की पावर में जो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 में से मिनिमम है, एंड सो ऑन PS पावर मिनिमम ऑफ अल्फ़ा एस एंड बीटा एस। तो इस तरह से जो नंबर हमें मिलेगा वो होगा GCD ऑफ A एंड B। और अगर पावर में मैक्सिमम चुन लिए जाएं तो फिर जो नंबर मिलेगा वो उन दोनों का GCD होगा। जैसे यहाँ जो पहले हमने एग्जांपल देखी है कि 57970 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए तो वो ये बनती है 2 पावर 1, 5 पावर 1, 11 पावर 1, 17 पावर 1 एंड 31 पावर 1। इसको हम यहाँ सेपरेट लिखते हैं 57970 जो कि इक्वल है 2, 5, 11, 17 एंड 31। ओके, और दूसरा नंबर जो है वो है 10353 और उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें है 3, 7, 17 और 29। 3, 7, 17 और 29। ओके, तो यहाँ हमारे पास टोटल कितने प्राइम हैं? पहले तो हम ये भी देख सकते हैं कि एक प्राइम है 2, फिर एक प्राइम है 5, 11, 17, 31 और नीचे भी कुछ प्राइम्स हैं। हम इनको दोबारा रीअरेंज करके लिखते हैं। देखिए हम यहाँ कह देते हैं कि P1 इक्वल है 2, P2 इक्वल है 3, P3 इक्वल है 5, P4 इक्वल है 7, P5 इक्वल है 11, P6 इक्वल है 17, P7 इक्वल है 29 और P8 इक्वल है 31। उनकी पावर्स भी हमें पता है। तो 57970 को हम यूँ लिख सकते हैं कि 2 पावर 1, नेक्स्ट प्राइम है 3 सो 3 पावर 0, नेक्स्ट प्राइम 5 है 5 पावर 1, नेक्स्ट प्राइम 7 है 7 पावर 0, यानी जो मिसिंग है उनकी पावर 0 होगी। 11, 17 पावर 1, 29 पावर 0 और 31 पावर 1। इसी तरह दूसरे नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखते हैं 10353। तो ये इक्वल है 2 पावर 0, 3 पावर 1, 5 पावर 0, 7 पावर 1, 11 पावर 0, 17 पावर 1, 29 पावर 1 एंड 31 पावर 0। अच्छा, अब हमें चूँकि इन दोनों का GCD मालूम करना है तो A और B का GCD क्या होगा? तमाम प्राइम लिखेंगे और उनकी मिनिमम पावर्स चूज़ करेंगे। देखें 2 की जो पावर है वो एक 1 है और एक 0 है, तो मिनिमम पावर 0 है। इसी तरह 3 की मिनिमम पावर 0 है, 5 की मिनिमम पावर 0 है, 7 की मिनिमम पावर 0 है, 11 की मिनिमम पावर 0 है। ओके, 17 की मिनिमम पावर 1 है, 29 की मिनिमम पावर 0 है और 31 की पावर भी मिनिमम 0 है। तो इस तरह बाकी तमाम पावर 0 हैं यानी 1 है, तो GCD किसके इक्वल होगा? 17 के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर हमें LCM फाइंड करना है A और B का तो ये इक्वल होगा 2 और मैक्सिमम पावर जो कि 1 है, 3 इनकी मैक्सिमम पावर 1 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, 11 की मैक्सिमम पावर 1, 17 की मैक्सिमम पावर 1 है। क्योंकि दोनों में 1 है तो उन दोनों में जो मैक्सिमम है वो भी 1 ही है। 29 पावर 1 और 31 पावर 1, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और लास्ट में हमारा टॉपिक है आइलर-फाई फंक्शन। आइलर-फाई फंक्शन बेसिकली काउंट करता है किसी भी नंबर के लिए कि उस नंबर से छोटे relatively prime integers कितने हैं। For n belong to Z positive, phi of n is defined to be the number of positive integers a less than or equal to n with GCD of a and n equal 1। यानी कोई भी नंबर आप n लें तो फाई ऑफ n से मुराद ये है कि उस n से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम भी हैं। जैसे देखिए यहाँ फाई ऑफ 12 जो है वो 4 के इक्वल क्यों है? क्योंकि 12 से छोटे सिर्फ 1, 5, 7 और 11 ही ऐसे नंबर्स हैं जो 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो इनकी जो कुल तादाद है वो 4 है, इसलिए हम ये कहेंगे कि फाई ऑफ 12 इक्वल है 4। इसके अलावा अगर आप बाकी नंबर चेक करें, 2 है तो 2 और 12 का GCD 2 होता है, 3 और 12 का GCD 3 होता है, 4 और 12 का GCD 4 है, 6 और 12 का GCD 6 है, 12 और 12 जो कि 12 है,
तो सिर्फ यही 4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। सो इसलिए 5 ऑफ 12 जो है वो 4 के इक्वल है। तो किसी भी नंबर के लिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए 5 ऑफ n काउंट करता है कि n से छोटे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। इसी तरह आप देखें 5 ऑफ 1 इक्वल है 1 के, चूंकि 1 खुद अपने आप के साथ ही रिलेटिवली प्राइम है, इसके अलावा और कोई नहीं है इससे छोटा। 5 ऑफ 2 में इसको एक एक्सेप्शनल केस में भी आप देख सकते हैं। 5 ऑफ 2 से छोटे ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका जीसीडी 1 है, तो 5 ऑफ 2 इक्वल होगा 1 के। ओनली 1, 2 और 2 का जीसीडी 2 होता है, तो 2 से छोटा सिर्फ 1 है, तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। सो 5 ऑफ 2 1 के इक्वल होगा। 5 ऑफ 3 काउंट करने के लिए 3 से छोटे नंबर देखते हैं। देखें 3 से छोटे नंबर्स तो हैं 1, 2 और 3। अब 1 और 3 का जो जीसीडी है वो 1 है, इसका मतलब एक नंबर तो 1 हो गया। इसी तरह 2 और 3 का जो जीसीडी है वो भी 1 है, यानी 2 और 3 भी रिलेटिवली प्राइम है, तो एक 2 भी हो गया। तो 3 और 3 का जीसीडी 1 नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 ऑफ 3 जो है वो इक्वल है 2 के। इसी तरह ज़रा 4 के लिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3 और 4। बारी बारी इनका भी जीसीडी लेते हैं। 1 और 4 का जीसीडी 1 होता है, ओके 1 को हम काउंट करेंगे। 2 और 4 का जीसीडी 2 होता है, 1 नहीं होता, तो 2 को हम काउंट नहीं करेंगे। 3 और 4 का जो जीसीडी है वो भी 1 है, इसलिए 3 को भी हम काउंट करेंगे, जबकि 4 और 4 का जीसीडी 1 नहीं है, इसलिए 4 को भी काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 5 ऑफ 4 जो है वो 2 के इक्वल है। सिमिलरली 5 ऑफ 5 अगर हम फाइंड करना चाहें तो 1, 2, 3, 4 और 5 इन सब को हम बारी बारी चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं जो 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। सो 5 ऑफ 5 हमें मिलेगा। देखिए 1 और 5 का जीसीडी 1 होता है, 2 और 5 का जीसीडी 1 है, 3 और 5 का जीसीडी 1 है, 4 एंड 5 का जीसीडी भी 1 है, जबकि 5 और 5 का जीसीडी 1 नहीं है, 5 है। इसका मतलब 5 ऑफ 5 जो है वो इक्वल होगा 4 के। इसी तरह अगर हम 5 ऑफ 6 फाइंड करना चाहें तो देखिए ये किसके इक्वल होगा। 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनको चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। एक तो 1 है, 2 नहीं है, क्योंकि 2 और 6 का जीसीडी 2 होता है, 1 नहीं होता। 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है, 5 और 6 का जीसीडी 1 है, और 6 भी नहीं है। इसका मतलब 5 ऑफ 6 जो है वो 2 के इक्वल है। अब आपने देखा कि 5 ऑफ 1 1 के इक्वल है, 5 ऑफ 2 2 के इक्वल, 5 ऑफ 2 1 के इक्वल है, 5 ऑफ 3 2 के इक्वल है, 5 ऑफ 4 जो है वो भी 2 के इक्वल है, 5 ऑफ 5 4 है, और 5 ऑफ 6 इक्वल है 2 के। यानी नंबर बढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि 5 की तादाद भी बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि नंबर बढ़े और 5 कम हो जाए। ओके, तो ये जो पैटर्न अभी हमने अपनाया कि किसी भी नंबर के लिए 5 फाइंड करने के लिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर हमें 5 ऑफ 100 फाइंड करना हो तो हम 100 से छोटे तमाम नंबर लिखें और फिर उनको चेक करें कि 100 के साथ रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है। तो ये एक लेबोरियस काम होगा। ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है कि पहले 100 नंबर लिख के फिर उनका 100 के साथ रिलेटिवली प्राइम हम फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स भी हैं। उनमें पहला रिजल्ट ये है कि फॉर अ प्राइम p, फाई ऑफ p इज ऑलवेज इक्वल टू p माइनस 1। अगर p हमारे पास प्राइम है तो फाई ऑफ p इक्वल होगा p माइनस 1 के। ये जैसे यहाँ देखिए कि फाई ऑफ 5 जो है वो 4 के इक्वल है, यानी 5 में से एक कम है, 5 चूँकि प्राइम था। इसी तरह 3 प्राइम है तो फाई ऑफ 3 इक्वल है 3 माइनस 1 जो कि 2 है। इसी तरह 5 ऑफ 7 अगर हम फाइंड करना चाहें तो 5 ऑफ 7 इक्वल होगा 7 माइनस 1, 5 ऑफ 11 इक्वल होगा 11 माइनस 1। तो इस तरह से हम प्राइम नंबर्स के लिए तो बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि किसी भी प्राइम की 5 वैल्यू इक्वल होगी दैट प्राइम माइनस 1। अब 5 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन इस सेंस में है कि अगर हम a और b ऐसे दो नंबर लें जिनका जीसीडी 1 हो तो फाई ऑफ ए बी इक्वल होता है फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास दो नंबर हैं 5 एंड 7, सो 5 इंटू 7, इसका अगर हम 5 फाइंड करना चाहें, यानी एक्चुअली अगर हम 5 ऑफ 35 फाइंड करना चाहें तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7। सो 5 इंटू 7 के लिए हम, चूँकि 5 और 7 आपस में रिलेटिवली प्राइम है,
तो इसे लिखेंगे फाई ऑफ 5 एंड फाई ऑफ 7। फाई ऑफ 5 5 चौके प्राइम है, सो ये इक्वल होगा 4 के, और फाई ऑफ 7 7 भी प्राइम है, सो फाई ऑफ 7 इक्वल होगा 6, सो दैट इज़ इक्वल टू 24। तो बड़ी आसानी से हम ये बता सकते हैं कि 35 के साथ उससे छोटे 24 ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि 35 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। तो यही प्राइम नेक्स्ट भी हमारे लिए हेल्पफुल हैं। देखें, हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। n की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम लिख सकते हैं n इक्वल p1 पावर अल्फा 1 p2 पावर अल्फा 2 अप टू सो ऑन ps पावर अल्फा s। ओके, यानी कोई भी नंबर हमने लिया है n और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है p1 पावर अल्फा 1 p2 पावर अल्फा 2 अप टू सो ऑन ps पावर अल्फा s। अब देखें, ये सारे जो प्राइम हैं और प्राइम की जो पावर्स होती हैं वो भी आपस में रिलेटिवली प्राइम होती हैं। यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि पी आई पावर अल्फा आई एंड पी जे पावर अल्फा जे, दीज आर रिलेटिवली प्राइम व्हेन एवर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो इसका मतलब ये सारे आपस में तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। n को उनके प्रोडक्ट में लिखा गया है, सो जब हमें फाई ऑफ n चाहिए होगा तो ये इक्वल होगा फाई ऑफ p1 पावर अल्फा 1 फाई ऑफ p2 पावर अल्फा 2 अप टू सो ऑन फाई ऑफ ps पावर अल्फा s। ओके, तो ये जो फाई ऑफ p1 पावर अल्फा 1 है एंड सो ऑन, इनके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है अलग से, बल्कि ये इसी से ही डिराइव्ड है। फाई ऑफ p1 जो है, ज़रा इसको हम अलग से देखते हैं। फाई ऑफ p1 पावर अल्फा 1, इसका मतलब ये हुआ कि फाई जो है, बल्कि हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पर, फाई ऑफ p पावर अल्फा 1 इक्वल होता है p पावर अल्फा 1 माइनस p पावर अल्फा 1 माइनस 1। सो फाई ऑफ p1 पावर अल्फा 1 लिखा जाएगा p1, यहाँ सॉरी p1 है, p1 पावर अल्फा 1 माइनस p1 पावर अल्फा 1 माइनस 1। फाई ऑफ p2 पावर अल्फा 2 इक्वल होगा p2 पावर अल्फा 2 माइनस p2 पावर अल्फा 2 माइनस 1 एंड सो ऑन। फाई ऑफ ps पावर अल्फा s इक्वल होगा ps माइनस ps पावर अल्फा s, सॉरी ps पावर अल्फा s माइनस ps पावर अल्फा s माइनस 1। ओके, आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर n वही 12 है। यहाँ भी हमने डिस्कस कर रखा है कि n अगर 12 के इक्वल हो तो ज़रा इसके लिए फाई ऑफ n इसकी मदद से फाइंड करते हैं, अभी हमने जो पहले किया है। n की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3, यानी 2 पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 3 जो कि 12 के इक्वल होता है। तो हमें चाहिए फाई ऑफ n, और प्राइम है यहाँ पर 2 और 3, यानी फाई ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3। इसको हम लिखेंगे फाई ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ फाई ऑफ 3। अब फाई ऑफ 2 स्क्वायर किसके इक्वल है? प्राइम पावर 2 है, तो ये इक्वल होगा 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 2 माइनस 1, और 3 पावर 1 है, सो 3 पावर 1 माइनस 3 पावर 0। इसके लिए फाई ऑफ 3 की वैल्यू होगी, सो ये इक्वल होगा 4 माइनस 2 पावर 1, सो 2, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 1, 4 माइनस 2 जो कि 2 के इक्वल है, और 3 माइनस 1 भी 2 के इक्वल है, सो ये इक्वल होगा 4। और हम पहले ये देख भी चुके हैं कि फाई ऑफ 12 4 के इक्वल होता है। तो इस तरह किसी भी नंबर के लिए हम फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा कि उस इंटीजर की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली जाए और फिर जो आंसर है उस पर हम फाई अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हमारा ये सेक्शन मुकम्मल होता है।